Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying this online session. I think this is the only way through which we can connect to each other. So keep yourself safe at home. This is very important. And I just want to say that every day comes with a new hope. So keep praying. Okay, let's move on to the today's lecture. I am here with you with a new lecture. I am going to give you the third lecture of chapter number 8, that is about role of nitrogen and magnesium. Okay, here I can clarify, I can say that कि हम जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो वन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम इनका रोल थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे हमने उनका सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हैं जहाँ वो ज़रूरी होते हैं, और सम न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने थोड़ी सी उनके इफ़ेक्ट्स भी पढ़े, ठीक है। तो आज हम नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों का रोल भी पढ़ेंगे और इनके इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, here is about the role of nitrogen, ठीक है, कि नाइट्रोजन के बारे में हमने क्या देखना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि पॉइंट्स में लिखा हुआ है, हम उसको रीड करते हैं, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, वो अपनी नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स लेते हैं, ठीक है। अब नाइट्रेट्स भी नाइट्रोजन की एक फॉर्म है, बट दिस इज़ एन आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो प्लांट्स ने जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेनी होती है। नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर द प्लांट लाइफ। ओके, दिस इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन। जो मैंने अभी आपके सामने लाइन पढ़ी, ये है नाइट्रोजन का रोल, कि प्लांट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे नाइट्रोजन ज़रूरी है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन मे बी द पार्ट ऑफ सम प्रोटीन्स, इट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ सम हार्मोन्स, सम वाइटामिन्स एंड सम एंजाइम्स, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोफिल के भी पार्ट हो सकता है। तो नाइट्रोजन इन सारी चीज़ों में जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए होता है वो उतना प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट्स मीन के इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो इट्स मीन के नाइट्रोजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंजाइम्स हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और जब नाइट्रोजन भी उसका हिस्सा है तो इट्स मीन के नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, उसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेजर फैक्टर इन द स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, ठीक है। लीफ और जब स्टेम ग्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ओके, दिस स्लाइड इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन प्लांट्स, ठीक है। कि अब पहले हमने रोल पढ़ा कि रोल किस तरह से, मतलब वो कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, प्लांट के पार्ट्स में कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने इफ़ेक्ट्स पढ़ने कि अगर प्लांट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, या अगर यू नो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर नाइट्रोजन एक हद से उसकी लिमिट बढ़ जाए तब क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या होता है। टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखने लिखा हुआ है कि टू मच नाइट्रोजन, इट्स मीन कि अगर नाइट्रोजन की अमाउंट एक लिमिट से बढ़ जाए तो क्या होता है कि फ्लावरिंग भी डिले हो जाती है और फ्रूटिंग भी डिले हो जाती है। अब डिले होने का क्या मतलब होता है? डिले होने का मतलब ये होता है कि वो मैच्योर बहुत लेट होते हैं, ठीक है, या फिर वो जब ग्रो करना शुरू होते हैं तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट देर से ग्रो होना शुरू होते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तब उसमें डिले आ जाता है, ठीक है। आगे क्या है? डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड्स, कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ। ओके, अब पहले हमने ऊपर पढ़ा कि नाइट्रोजन की अगर अमाउंट एक्सेस हो जाए तब क्या होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए प्लांट्स के अंदर, तब क्या होता है। तब क्या होता है, एक तो प्लांट की यील्ड जो होती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो पत्ते होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा स्टंट ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। स्टंट मीन रुकना, तो ग्रोथ जो होती है वो प्लांट्स की वो रुकना शुरू हो जाती है अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए। इट्स मीन देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट्स, ठीक है, ताकि उनको ऊपर नीचे हो, क्योंकि ज़्यादा से भी नुकसान हो सकता है और कमी से भी नुकसान हो सकता है।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स। ठीक है, तो पहले इसका रोल पढ़ेंगे, उसके बाद इसका इफेक्ट देखेंगे कि इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ओके, मैग्नीशियम इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल का जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो ही मैग्नीशियम है। इट्स मतलब ये कि अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम उसके दरमियान में है, ठीक है, क्लोरोफिल के। तो बाकी सारे साइड्स पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो साइड्स पे होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट इंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स। ओके, जो हमारे इंजाइम्स हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जिससे हमें फूड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स। इट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स कि हमें एनर्जी के लिए एंजाइम्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट जो है वो मैग्नीशियम है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और फैट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन एंड ऑल्सो essential for the seed germination। अच्छा, fruit and nut formation, nut is also a form of fruit and fruit formation, ठीक है, and essential for the seed germination, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर एक बैलेंस अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम होगी तो जब हम लोग उसका सीड सो करते हैं किसी भी प्लांट का, ठीक है, तो जब तक मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो सीड की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मैग्नीशियम उसमें अच्छी अमाउंट में मौजूद है प्लांट के अंदर तो वहाँ पे सीड की अच्छी जर्मिनेशन होगी। तो ये था मैग्नीशियम का रोल, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। सो हियर इज़ अ इफेक्ट। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। समझ आई मेरी बात की, ठीक है। अगर तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक तो येलोइंग हो जाती है कि पत्ते जो होते हैं वो जर्द होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। तो लीव्स जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, इसमें कि उसमें अंदर टर्जिडिटी वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो मैग्नीशियम उसको अपस्ट्रेट रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अदरवाइज प्लांट विल विल्ट, ठीक है। ये लीव्स जो होते हैं वो विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, दिस इज़ अ सम न्यू थोड़ा सा अंदर टॉपिक है, ठीक है, कि हम लोग, मैंने सोचा कि आप थोड़ा सा इसको और भी पढ़ लें क्योंकि दैट वाज वेरी शॉर्ट अबाउट द नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो आगे हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस उसकी पढ़ने से पहले डेफिनेटली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। सो फर्टिलाइजर, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम इसको रीड कर लेते हैं। As human cultivated plants, it was learned that addition of certain materials to soil sometimes resulted in plant with desirable characteristics, ठीक है, more fruit, faster growth, more attractive flowers. Such materials were named as fertilizers. ओके, तो इसको अब हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने कहा है, ठीक है। कि जब हम लोगों ने प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, उनको ग्रो करवाना शुरू किया, तो हमें ये पता चला कि अगर हम प्लांट्स के अंदर या जिस सॉइल के अंदर हम प्लांट ग्रो करवाते हैं वहाँ अगर हम कुछ एडिशनल मटेरियल्स डाल दें या उसका स्प्रे कर दें, ठीक है, तो हमें प्लांट्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं जो कि बहुत अनयूजुअल हों, ठीक है, या हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हम चाहते हों कि हमें ऐसा प्लांट चाहिए, ठीक है, जिसके फ्लावर्स ऐसे हों, जिसका फ्रूट ऐसा हो, जिसकी ग्रोथ ऐसी हो रही हो, ठीक है। तो उस तरह के कैरेक्टर्स, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिल सकते हैं अगर हम कुछ सर्टन मटेरियल्स की सॉइल के अंदर एडिशन करें जिस सॉइल के अंदर हम प्लांट को ग्रो करवा रहे होते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि वो कैरेक्टर्स किस तरह के हो सकते हैं। मतलब ये है कि मोर फ्रूट के फ्रूट बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छा नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ मटेरियल्स को ऐड, अगर हम वो देखेंगे कि वो मटेरियल्स क्या हैं, ठीक है, तो उनको ऐड कर दें तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है जिसकी वजह से फ्रूटनिंग अच्छी हो रही होती है। उसके अलावा फास्टर ग्रोथ, प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, के फ्लावर्स जो प्लांट के ऊपर होते हैं जो, ठीक है, वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं। इट्स मीन कि उसके अंदर वैरायटी आ जाती है, उसकी अगर ब्रीडिंग हम अच्छे उसकी हो सकती है, ठीक है। तो इन जो मटेरियल्स हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं इन सारे कैरेक्टर्स को अचीव करने के लिए, उनको हमने कहा है फर्टिलाइजर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आगे देखते हैं कि ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पहले रीड कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, अच्छा अब हमें जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, उनको हमें खुद से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड, इनको हम लोग केमिकली लेबॉर्ट्रीज के अंदर नहीं तैयार करते बिकॉज दीज आर इन द नेचर, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं कुदरत की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व रेडिली इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हमें कोई एलैबोरेट प्रोसेस नहीं होते, ठीक है, उनको सॉइल के अंदर इंसर्ट करने में। उसका होता क्या है कि उसको आप लोग फर्टिलाइज़र को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और उसको बस प्लांट के ऊपर उसको दे दें, ठीक है, ताकि प्लांट उसको अपटेक करे और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यू कैन से दीज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ये 2-3 टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें रॉक फॉस्फेट, ठीक है, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम, दीज आर नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, हेयर आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, ठीक है। आप समझ आइए आपको कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो नेचुरली अकरिंग नहीं होते, लेकिन हमें खुद तैयार करने पड़ते हैं इन द लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। तो हमें मिलते कहाँ से हैं, वो प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से मिलते हैं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय द प्लांट्स। अच्छा, हम इनको तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन अब देखें जैसे हमने इनऑर्गेनिक देखा था कि उनको हम लोग जल्दी से वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्लांट्स, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस तरह से नहीं होते, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो उनको उस प्लांट्स को जिस तरह की ज़रूरत होती है उसको उस फॉर्म में लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दे कैन ऑल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, एरेशन एंड एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर, या कुछ बेनिफिट्स हैं जो प्लांट्स को देते हैं, वो क्या है। दे कैन इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सॉइल के अंदर जो ड्रेनेज होती है ना वाटर की, ठीक है, उसको ये इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा एरेशन, एरेशन का मतलब होता है कि स्पेसिस होती हैं, ठीक है, ताकि उसमें से हवा गुजर सके, तो उसको इम्प्रूव करते हैं। एंड एबिलिटी टू सॉइल, एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि कुछ सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी होती है, सॉइल की कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की, तो उस कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। कौन इंक्रीज करता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, अब ये 2 चीज़ें कौन सी हैं, मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड कंपोस्ट ये 2 चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ होती हैं, वो अब ये मैन्योर का क्या है और कंपोस्ट क्या है। मैन्योर जो होता है वो एनिमल का वेस्ट मटीरियल होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना एनिमल्स का, वो मैन्योर कहलाता है और उसको हम एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, अब कंपोस्ट होता है जो हम ये जो आप कहते हैं ना गले सड़े फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स होंगी या जो हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम लोग फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर वो उसको, यही तो मैं बात कर रही थी आपसे पहले भी कि ऐसी चीज़ें होती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र लेकर आना और प्लांट्स के जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं उस फॉर्म में लेकर आना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए ना, अब गले सड़े सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उनको फर्टिलाइज़र बनाना फिर प्लांट्स ने यूज़ करना होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दीज आर वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये 2 थी, मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इज देयर एनी फर्टिलाइजर दैट इज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, इफ सो देन गिव एग्जाम्पल। अच्छा, आपने ये बताना है कि ऐसा कोई फर्टिलाइज़र है जो कि ऑर्गेनिक भी हो और इनऑर्गेनिक भी हो, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्टिलाइजर्स की 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो इट्स मीन कि देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या फर्टिलाइज़र ऐसा हो सकता है कि एक फर्टिलाइज़र हो वो ऑर्गेनिक भी हो और इनऑर्गेनिक भी हो? अगर ऐसा है तो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल, ठीक है, आपने वो एग्जाम्पल देने, तो दिस इज यू कैन से दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है, तो आपने ये करना है। तो ओके, दिस वाज टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।